संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भी एक कहानी है जो सफल होकर सबको सुनानी है। और ऐसी ही एक सफलता की कहानी के लिए हमारे साथ आज मौजूद है सुधांशु, जिन्होंने यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरार में 13th रैंक हासिल करी है। और अगर मैं इनके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँ तो ये 2020 के पास आउट है और इन्होंने 13th रैंक हासिल करी है पॉलिटेक्निक लेक्चरार में। तो सबसे पहले सुधांशु को हम लोग कॉन्ग्रेचुलेशन कहेंगे कि इन्होंने इतनी अच्छी रैंक हासिल करी है। और इसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि इंजीनियर्स एकेडमी के अप्रोक्सीमेटली 200 प्लस स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरार में जो सेलेक्ट हुए, जो कि इंजीनियर्स एकेडमी के किसी न किसी प्लेटफॉर्म से जुड़े थे, चाहे वो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम हो, चाहे वो ऑनलाइन का कोर्स हो, या कोई भी क्लासरूम स्टूडेंट स्टूडेंट रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, और साथ ही साथ सुधांशु को भी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो सबसे पहले हम लोग सुधांशु से ये जानेंगे कि कैसी रही उनकी जर्नी और कौन कौन से उन्होंने स्ट्रगल फेस करे अपनी पूरी जर्नी में। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा सुधांशु से ये है कि यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरार को ही आपने टारगेट किया था या किसी और एग्जाम की आप तैयारी कर रहे मैम, मैंने बीटेक पास आउट किया 2020 से। और उसी ईयर मैंने गेट निकाला था। तो मैं गेट की काउंसलिंग के थ्रू आईआईटी बीएचयू में एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था। और अभी मेरा इसी साल जून में वो कंप्लीट होगा। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही जब कोरोना वायरस आया था, तो कहीं ना कहीं ये पता था कि एक और यूपीपीएससी ए एग्जाम आएगा, क्योंकि एक 2020 आ गया था, वो फॉर्म में नहीं भर पाया था क्योंकि मेरे पास तब तक ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं थी। तो ये पता था आएगा, तो मैं सोच रहा था बस उस वही मेरा टारगेट था। और अदर स्टेट में मेरा उतना मन नहीं था, तो मेरा पूरा वही टारगेट था। और वो जब आया तो उसके साथ पॉलिटेक्निक लेक्चरर भी आ गया, जो कि सेम उसका पैटर्न था, सेम सिलेबस, एवरीथिंग वाज सेम। तो मैंने मेरा टारगेट यही था और उसी के बेसिस पे मैंने ये लेक्चर का एग्जाम दिया था और इसमें हो गया। तो जितने भी एस्पिरेंट सुन रहे हैं, आप लोगों ने ये बात ध्यान में रखनी है कि सपोज अगर हम किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी हमारी कभी वेस्ट नहीं जाती है। एक्चुअल में उस तैयारी का बेनिफिट हम लोगों को सिमिलर कोई दूसरे एग्जाम में देखने को मिलता है। तो सभी लोगों ने तैयारी देखो अपनी कंटिन्यू रखनी है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि सुधांशु ने पहले यूपीपीएससी एई के लिए सोचा और उसी के लिए तैयारी करी, और उसी के सेम सिलेबस में ही उन्हें पॉलिटेक्निक लेक्चरार का देखने को मिला, और जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने 13th रैंक हासिल करी। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए भी है कि आपने तैयारी अगर आप किसी दूसरे एग्जाम के लिए कर रहे हैं, तो ऐसे जरूरी नहीं है कि वो एग्जाम आएगा तब तक का आप वेट करो, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हो, जैसे कि सुधांशु ने रखी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सुधांशु आपसे ये है कि आपने किस तरीके से तैयारी करी। कहने का मतलब कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि टेस्ट सीरीज को ज्यादा फॉलो करें, या वो कहते हैं कि शॉर्ट नोट्स की ज्यादा हेल्प करें। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि सबसे बेस्ट तरीका क्या रहा आपकी जर्नी में, जिससे कि आपकी इतनी अच्छी रैंक आई। मैम, मैंने स्टार्टिंग सिविल पूरा प्रिपेयर था 2020 में लास्ट तक। और लेकिन ना मैंने नोट्स बनाए थे, ना मैंने ज़्यादा प्रीवियस ईयर किए थे, ना मैंने कोई टेस्ट सीरीज दी थी। उसके बाद जैसे टाइम पास हुआ, मैं एमटेक कर ही रहा था, तो एज इट इज़ कोई एग्ज़ाम नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने फॉर्म्स जितने भी एग्ज़ाम आते थे उन सब के मैं भर देता था। फॉर एग्जांपल मैं ईएससी भी दिया था, मैं फिर से गेट दिया था, फिर मैं एसएससी जेई भी दिया था, फिर यूपीपीसीएल, एचपीसीएल। लेकिन ऐसी कोई खास प्रैक्टिस नहीं थी, क्योंकि मेरा विजन था कहीं ना कहीं एई की प्रिपरेशन करनी है। लेकिन जब जिस दिन मैंने फॉर्म भरा एई का, तो वो डेट बहुत क्लोज आ गई कि कहीं ना कहीं पता था 3 या 4 महीने में एग्जाम होगा। फिर मैंने देखा कि शायद मैं अभी उसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। मतलब जिस एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा था इतने टाइम से, मेरा उसके लिए प्रिपरेशन ही नहीं है। मेरे पास शॉर्ट नोट्स भी नहीं है, मैंने कोई ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं की है। और मैंने फिर ऐसे ही टॉपर स्टॉक वीडियोस देखना शुरू किए। तो उसमें बताए जा रहे थे कि कम से कम 1 महीना पहले से आपने जो भी किया है उसको रिवीजन करें, ये बुक पढ़ें, ऐसा करें। तो मैं एकदम आउट था, मुझे कुछ नहीं पता था। और थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप का माहौल आने लगा कि अब थोड़ा मुश्किल होगा, और जिस एग्जाम को लेके टारगेट कर रहा था अब तो वही मुश्किल हो जा रहा है। तो और कोई एग्जाम को टारगेट नहीं किया और उसमें हुआ भी नहीं। फिर मुझे ये भी लगने लगा कि इससे बढ़िया तो मैं एसएससी जेई को ही टारगेट कर लेता, कम से कम हाथ में कुछ तो होता। तो लेकिन फिर मैं सोचा कि 3 4 महीने हैं, मैं अपने पापा, जब भी मुझे कुछ भी होता था, कोई भी प्रॉब्लम होती थी, निगेटिव पॉइंट कोई भी कुछ भी, तो मैं अपने पापा मम्मी के पास चला जाता था।
उन लोग को पूरी बात बताता था। तो पापा ने काफ़ी इंस्पिरेशन दिया है मुझे थ्रू आउट, क्योंकि मैंने जो भी प्रिपरेशन की है, वो मैंने घर पे ही रह के की है, क्योंकि टोटल कोरोना टाइम था, तो कॉलेज भी नहीं जाना पड़ा था। तो पापा ऐसे ही हँसी-मज़ाक में पहले कि अरे एग्ज़ाम तो दे आओ, पहले दे तो दो, फिर जो होगा देखा जाएगा। और ये भी कि कोई समस्या नहीं है, हुआ, नहीं हुआ तो बहुत एग्ज़ाम्स हैं, आते रहते हैं, सब में हो जाएगा। तो ये बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। और उसके बाद फिर क्या हुआ, मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। और कहीं न कहीं मेरा ये भी था कि एक बार को यूपीएससी, सीएससी का भी प्लान करना है। तो बीच-बीच में मैं ऐसे ही हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी इन सब के वीडियोज़ भी देखता रहता था। तो वहाँ से कहीं न कहीं जीएस मेंटेन रहता था और उसके नोट्स बनाए थे, बट उसको रिवाइज़ नहीं किया था। और हिंदी पहले से ही, जैसे मैं उत्तर प्रदेश से ही हूँ, तो थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी पहले से। उसके बाद फिर जब टाइम आया तो मैंने सोचा अगर मैं अभी शॉर्ट नोट बनाने बैठा, तो काफ़ी टाइम लग सकता है। लेकिन मैंने सोचा कि अब उसके बिना तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि आखिरी टाइम जब आता है तो शॉर्ट नोट ही हेल्प करते हैं। तो लेकिन मैंने बनाने बैठा और देखा कि मतलब 15 दिन में ही हर एक सब्जेक्ट का 1 दिन में नोट्स बन जाता था। तो वो बहुत क्विक हुआ। उसके बाद फिर मैं थोड़ा-सा स्ट्रेंथ मिली। फिर मैंने जो ईएससी के प्रीवियस ईयर पेपर थे, उनको लगाया वन लाइनर टाइप के। और उसके बाद जो गेट के 1 मार्क्स थे, उनको लगाया। उसके बाद फिर जैसा मैंने लोगों से सुना था, यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है। अब उसमें 22,000 क्वेश्चन थे, तो सब बोल रहे थे कि सब लगाओ, कुछ लोग बोल रहे थे कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अब लगाना तो था ही। तो मैंने सेलेक्टेड स्टेट चूज़ किए, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी एंड उत्तराखंड। बस इन्हीं के क्वेश्चंस मैंने चूज़ किए लगाने के लिए, क्योंकि थोड़ा-सा जो तमिलनाडु था और कर्नाटक, इन सब के जो क्वेश्चन थे वो आउट ऑफ बॉक्स जा रहे थे, उतना रिलेवेंट नहीं थे यहाँ के लिए। प्लस जब मैं उन लोग के क्वेश्चन लगाया भी और 1-2 क्वेश्चन आए भी थे यूपीपीएससी एई में, जो 2020 वाला हुआ था। लेकिन अब 1-2 क्वेश्चन के लिए उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं था और वो कर भी नहीं सकता था। फिर जब इतना मैंने किया, फिर जब 20 डेज़ बचा, तो फिर वही बात मेरे दिमाग में आया कि वो बोलते हैं रिवाइज़ करो, बट अभी मेरे पास और लगाना बाकी था। रिपीट जो क्वेश्चन्स मैंने यूथ में भी किए थे और गेट के, उसको रिपीट करना बाकी था, क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। बट अब अपने पास ऑप्शन नहीं था कि अब क्या कर सकते हैं। मैं आखिरी टाइम तक कुछ नया करता गया, सीखता गया। ये नहीं कि रिवाइज़, हाँ, बस ये जो शॉर्ट नोट थे उसको 15 दिन पहले से मैंने रिपीट करना शुरू कर दिया था। तो लेकिन मैं आखिरी मोमेंट तक कुछ नया करता गया। और जब मैं पॉलिटेक्निक लेक्चर देने गया था तो उसमें ऑलमोस्ट 10 टू 12 क्वेश्चन थे जो मैं आखिरी दिन पढ़ा था और उसी से आए थे, जैसे नंबर ऑफ स्टेयर्स एंड ऑल, ये सारे पॉइंट उसी से आए थे। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहा। उसके बाद फिर जैसे लेक्चरर हो गया तो मैं श्योर नहीं था कि शायद निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा, बस दे दिया। तो मैंने मार्क्स कैलकुलेट किए थे, बट जो प्लस माइनस 13 क्वेश्चन्स थे, अब उसके बेसिस पे कुछ नहीं कहा जा सकता। और जैसा कि रिज़ल्ट जब 600 सीट्स थी यूपीएई में, तो लोग बता रहे थे कि काफ़ी मुश्किल हो गया था होना, इंटरव्यू में होके चले आए। तो इसमें तो सिर्फ 125 सीट थी, तो ये थोड़ा और डिफ़िकल्ट लग रहा था। फिर मैं सोचा अब यूपीएई वाला देंगे। तो उसकी प्रिपरेशन मैंने और अच्छे से की, फिर मैंने और वीडियोज़ देखे और नोट्स बनाए, सब कुछ चल रहा था। फिर जैसे इसका 8 अप्रैल को रिज़ल्ट आ गया, तो फिर मैंने वो सब थोड़ा कम कर दिया। फिर थोड़ा इंटरव्यू की तैयारी चली, 27th को इंटरव्यू हुआ, फिर थोड़ा रेस्ट चल रहा था, फिर 5th मई को फाइनल रिज़ल्ट आ गया, फिर 29th मई को यूपीएई था। लेकिन फिर मैंने लोगों से मीटिंग की कि जो एक्सीएन थे, एई थे और लेक्चरर भी थे, प्रिंसिपल भी थे, सबसे मैंने मीटिंग की और ये कंक्लूज़न पे निकला कि फॉर मी लेक्चरर पोस्ट विल बी फार बेटर। तो मेरा थोड़ा-सा मोरल डाउन हो गया कि अब ए के लिए उतना नहीं, लेकिन कुछ जैसे सोसाइटी है वो ए को हमेशा ऊपर रखती है। तो मैं सोचा कि नहीं देना तो चाहिए, बट वो जैसे प्रिपरेशन नहीं हो पाई। और जो दोस्त थे मेरे जिनका हुआ था, तो मैंने उनसे भी पूछा क्या प्रिपरेशन हो पा रही है, पढ़ पा रहे हो? तो दे वर सेइंग कि नहीं, वो नहीं हो पा रही जो लेक्चरर में हुई थी। मतलब साफ यहाँ पे एक बात निकल के आती है कि जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, जैसे फॉर मी इन दिसंबर मैं यूपीएसआई तक देने चला गया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कुछ किसी में होगा भी कि नहीं होगा।
तो जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता तो आप दिन रात पढ़ सकते हैं, आप हर चीज कवर कर सकते हैं। वहीं जब आपके पास कोई ना कोई ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन मीन्स ये नहीं कि कोई जॉब ही है, ऑप्शन मीन्स आपको ये भी अंदर से है कि कुछ नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, कोई एग्जाम हो जाएगा, ये जरूरी नहीं कि यही हो। क्योंकि जब भी कोई एग्जाम आता था पहले, उसके पहले मैं यही सोच लेता था कि अरे ये एग्जाम तो उतना मतलब निकालना नहीं है मुझे, तो मैं इसकी प्रिपरेशन नहीं करूंगा। वहीं कुछ लोग थे जो जब एसएससी जेई आ रहा है तो उसके पहले प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीपीसीएल के पहले प्रिपेयर कर रहे हैं, एमपीए के पहले प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनका वो जो हर एक एक महीने का प्रिपरेशन होता था वो कंबाइन होके एक साल का हो जाता है, तो वो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। लेकिन मेरा वो नहीं था, मैं था कि नहीं ये भी हटाओ ये भी हटाओ, और हटाते हटाते जब आखिरी में पहुंचा तो पता चला कुछ तो प्रिपेयर ही नहीं हुआ है। लेकिन बस वही एक अच्छा पॉइंट था कि मुझे पता चला कुछ नहीं प्रिपेयर हुआ है। और मुझे इतना भी पता था कि अगर यूपी के लेक्चरर और एई में नहीं हुआ तो फिर कहीं भी जॉब पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। फिर मतलब मैं सिविल से 2 साल में रुका ही क्यों हूँ, तो यहाँ प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा सिचुएशन। तो वो अच्छा पॉइंट था कि जब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि अब इसे निकालना ही है, तो फिर ये नहीं देखना पड़ता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, कब सोना है, कब उठना है, आपको बस कंप्लीट करना है और पेपर देने जाना। बिल्कुल। तो देखिए मतलब ओवरऑल अगर ये यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर आपके पास लाइफ में ऑप्शंस कम रहेंगे और या ऑप्शंस को आप अगर नहीं मान के चलोगे तो आप ज्यादा एफर्ट से आप लोग मेहनत करोगे। तो देखो यहाँ पे मैं एक पॉइंट जरूर बोलना चाहूंगी कि जो कठिनाइयां होती हैं वो आपको निराश और हताश करने के लिए नहीं आती है, जबकि वो आती हैं आपकी सोई हुई क्षमता को जगाने के लिए। तो देखो अगर एग्जाम नहीं निकल रहा इसका मतलब आप लोगों से ये उम्मीद की जा रही है कि आप और मेहनत करो और अच्छे से आप पढ़ो और जिससे कि एग्जाम को क्रैक किया जा सके। तो यही बात हम लोगों को सुधांशु से भी देखने को मिलती है। तो देखो मैं सभी एस्पिरेंट से ये कहना चाहती हूँ जैसे कि सुधांशु ने बताया भी कि आप लोग पढ़ते रहें, एग्जाम्स के लिए आप लोग टारगेट करते रहें, ठीक है। लेकिन एक मेन टारगेट आप लोगों का होना चाहिए, बस उस सेट गोल को आपने अचीव करना है, ये बात ध्यान में रखनी है। और जिस समय आप सोच रहे हैं कि उस एग्जाम को निकालना है तो फिर आप घंटे वगैरह देखना छोड़ दें। फिर तो आपने उसमें अपना 100% देना है, तो डेफिनेटली फिर रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा ही। चलिए, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुधांशु मेरा आपसे है कि जनरली स्टूडेंट कहते हैं चलो रिटर्न एग्जाम तो क्लियर हो गया, रिटर्न में तो हमने जितनी मेहनत करनी थी, क्वेश्चंस जितने हमने लगाने थे वो हमने लगा लिए, अब इंटरव्यू तक अगर हम लोग पहुंच चुके हैं तो इंटरव्यू में हमारी क्या तैयारी रहनी चाहिए। जैसे कि आपने इंटरव्यू फेस किया तो क्या क्वेश्चंस आपके रहे, किस तरीके से आपने उसे हैंडल किया। मैम यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंस आता है इंजीनियरिंग एकेडमी का। मैं लकी हूँ कि मैं यहाँ प्रयागराज में ही हूँ, और यहाँ पे ही इंजीनियरिंग एकेडमी भी है। तो ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू हम लोग अपने में भी डिस्कस कर रहे थे दोस्तों में, तो उतना ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि आप जब तक सामने जब रियल सिचुएशन नहीं फेस करेंगे तब तक उतना ओके नहीं था। तो मेरे पास ये चांस था कि यहीं पे था, तो रियल सिचुएशन में फेस कर सकूं। तो मेरा 27 को था और 28 को यहाँ पे शेड्यूल था प्रयागराज में। तो लेकिन मैं वो कभी नहीं आ रहा था कि जैसे मैं लेक्चरर का रिटन एग्जाम देने भी जा रहा था और इंटरव्यू भी देने जा रहा था यहाँ 28 को या 27 को, लेकिन वो फील कभी नहीं आई कि पूरा प्रिपेयर है मेरा, मैं आराम से जाके दूंगा और हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात और नोट होती है कि प्रिपरेशन कभी फुल नहीं होगा। प्रिपरेशन आपकी जो भी है आप पेपर लिखिए, लेकिन अगर है कि आपको वो पेपर निकालना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो आप वहां पे क्वेश्चन सोच लेंगे, टिक लगा लेंगे, और इंटरव्यू में भी ऐसा ही कुछ होगा, कैसे भी सिचुएशन बनेगी कि आप वो आंसर कर ही लेंगे, वहां दिमाग क्लिक कर जाएगा। बस ये है कि आपको उसके बारे में ही सोचना है कि मुझे निकालना है किसी भी तरीके से। तो मैं यहाँ पे गया इंजीनियरिंग अकेडमी में, और उसके बाद फिर मेरा इंटरव्यू हुआ। तो वहां पे जो मुझे सजेशंस मिले वो बहुत ही अच्छे थे, मतलब टू द पॉइंट सजेशन थे। जैसे कि एक था कि मेरी स्पीड बहुत है और अभी भी थोड़ी होगी ही, तो वो मैं कम नहीं कर पाया था उतना, क्योंकि अब 7 दिन के डेज में मतलब आप इतना भी उसको नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन काफी कम की मैंने। तो उन्होंने, और दूसरा पॉइंट था कि जो पूछा जा रहा है बस वही बताइए। कि मतलब मुझे ये एक चीज पूछी गई तो मैं उसको थोड़ा एक्सटेंड करके उसमें दूसरा भी डाल देता था, तो वो उस पे चले जाते थे, फिर उसके आगे ऐसे ऐसे फॉरवर्ड होता रहता था, तो वो थोड़ा सा इससे इरिटेट हुए थे। उसके बाद तीसरा पॉइंट था कि जैसे ही मैं कोई क्वेश्चन सुनता था तो उस पे डायरेक्ट आंसर, ये थोड़ा सोचा भी नहीं कि अच्छा ये कैसे करना है, डायरेक्ट आंसर। अगर कोई नहीं आता है तो उसके बारे में भी सोचना नहीं कि थोड़ा कैसे कर सकता हूँ, तो मैं डायरेक्ट नो बोल देता था। फिर वो क्वेश्चन वो जानबूझ के वो रिपीट करते, जो इंटरव्यू पैनल था, कि तब तक मेरा दिमाग थोड़ा उसे प्रोसेस कर लेता था। तो दूसरी बार जब वो रिपीट करते थे तो मैं उसका करेक्ट आंसर दे देता था। तो उन्होंने यही बोला कि आप थोड़ा रुकिए, पहले 30 सेकंड उस क्वेश्चन के बारे में सोचिए,
आपसे जब दूसरी बार पूछा जा रहा है तो आप आंसर सही दे रहे हैं, पहली बार में आप तुरंत नो बोल दे रहे हैं। तो आप थोड़ा सोचिए कि आपको आता है कि नहीं, उसके बाद दीजिए। तो ये सारी चीज जब मैंने रियल इंटरव्यू में जाके अप्लाई किया, तो वहां पे नेट पॉजिटिव रिजल्ट था। क्योंकि पहली बार मैंने एक दो क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा गड़बड़ाया था कि मैं थोड़ा ज्यादा बोल दे रहा था अपनी जरूरत से ज्यादा। तो वहां के भी टीचर ने बोला था कि आपसे मतलब कि मैंने वो वाला पार्ट नहीं पूछा। तो मैं वहीं पे एकदम मुझे रिकॉल हो गया कि नहीं नहीं, ज्यादा नहीं बोलना है। तो फिर मैंने टू द पॉइंट इंटरव्यू दिया और फिर इंटरव्यू काफी अच्छा गया था। और यहाँ पे भी जैसे इंजीनियरिंग एकेडमी में जो हुआ था, तो कुछ रिकमेंडेशन टाइप होता है। अगर आपका इंटरव्यू यहाँ भी अच्छा गया है तो जो बाहर रहते हैं टीचर बोलते हैं कि आपका इंटरव्यू काफी अच्छा गया है और आप रिकमेंडेड हैं कि आपके मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि हो जाएंगे। तो उन्होंने अपना पर्सनल नंबर भी दिया था कि आपको कोई भी हेल्प हो तो आप मुझसे मांग सकते हैं। तो जैसे टीचिंग वाले में ये भी हो रहा था कि आपको कुछ बोर्ड पे लिखवाया जाएगा एंड ऑल। तो मेरे पास बोर्ड नहीं था और मार्कर ये सब कुछ नहीं था, अब कहाँ भी होगा अपने पास। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया कि मुझे बोर्ड और मार्कर चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। तो उन्होंने जो यहाँ का ऑफलाइन सेंटर है वहाँ पे मुझे भेजा भी था। फिर मैं क्लास में आधी एक घंटा प्रैक्टिस भी किया था। तो काफी हेल्पफुल मिला था यहाँ। बिल्कुल। तो देखिए लेक्चरर की पोजीशन थी तो ऑब्वियसली आपसे वो था ही कि आप किस तरीके से पढ़ा सकते हैं, तो आपको वो चीज आनी थी। ठीक है। तो हम्म। इसकी तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हुई और जिसकी उससे आपने वहां पे इंटरव्यू में भी अच्छे से फेस किया। अगर देखो इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो बेसिकली नॉलेज तो हमारी रिटर्न से चेक हो जाती है। बस इंटरव्यू तो बेसिकली कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस लेवल को ही आपका चेक करता है कि कितने अच्छे से आप कॉन्फिडेंट है। ठीक है। हम्म। तो उसको आपने अच्छे से फेस किया। ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे आपको फेलियर्स मिले, जैसे कि आप यूपीएई को टारगेट कर रहे थे, वो एक आपका अल्टीमेट टारगेट था कि मुझे एई बनना है। तो जब उसमें आपको फेलियर्स मिले तो आप डिमोटिवेट भी हुए होंगे, फिर आपको कैसा लगा? जैसे काफी एस्पिरेंट्स ऐसा करते हैं, जैसे उनको सक्सेस नहीं मिलती है, सपोज वो किसी एक एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और सक्सेस नहीं मिलती है, तो फिर वो बाइंड अप कर देते हैं, कहते हैं अब हमसे नहीं हो सकेगा, हम नहीं करते गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। तो आप ऐसे एस्पिरेंट्स को कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे कि मतलब क्या सोचना चाहिए उन्होंने, किस चीज को अपना देखना चाहिए कि हमें दोबारा से रीस्टार्ट करें और उन चीजों पे वर्क करें जहां पर कमियां आ रही हैं? क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? जैसे मेरे कई दोस्त अभी भी हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे साथ के ही हैं। वो भी मुझे ऐसे कांटेक्ट करते रहते हैं कि भाई अब ये वाला एग्जाम देने गया, अब वो राजस्थान जेई भी देने गए थे, वहां पे भी नहीं निकला, ये भी नहीं निकला। लेकिन वो भी प्रिपरेशन करते रहे। आज उनका भी एसएससी जेई निकला है, जो बाद में हुआ था 2021 वाला। तो चाहे आप जिस भी मोड में हैं, आप एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, बहुत तेज हो, कोई इशू नहीं है। अगर आप उस पर वर्क कर रहे हैं तो आपका आज नहीं तो कल निकलेगा ही। और जहां तक बात है मोटिवेशन की, तो बात सिर्फ मोटिवेशन की नहीं है। अगर कोई एग्जाम नहीं निकल रहा है तो हम जानते हैं कि क्यों नहीं निकल रहा है, कि हमारी उतनी उसमें प्रिपरेशन हुई ही नहीं है। हम और ना हमारा इतना मन था उस एग्जाम को देने का, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन जितनी आखिरी में थी उतनी पहले ही थी। लेकिन जब मैं एग्जाम्स देने शुरू वाले जाता था तो मेरा उतना मन नहीं था कि ये नहीं निकालना है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने उत्तराखंड का यही भरा था, वो तो देने नहीं गया था। फिर एमपी का यही भरा था, वो भी देने नहीं गया था। तो जब तक आपका मन नहीं रहेगा या आपकी प्रिपरेशन नहीं रहेगी, तब तक एग्जाम नहीं निकलेगा। और प्रिपरेशन कैसे करना है ये हम सब लोगों को पता है। दिक्कत बस ये आती है कि हम किसी और को देखते हैं कि अरे उसने इतनी तैयारी की, उसने ये बुक भी लगा लिया, वो बुक भी लगा लिया। तो जैसे मैं खुद कभी कभी मैंने एसएससी जेई की बुक भी मंगा ली, गुप्ता एंड गुप्ता भी मंगा ली, ईएससी भी मंगा ली, गेट भी मंगा ली। जब अब आप इतना रख लिए हैं तो आप लगाएंगे किसे किसे और रिपीट किसे करेंगे? क्योंकि अगर आपने रिपीट नहीं किया तो वहां भी बात बनेगी नहीं। तो क्योंकि मैं खुद क्वेश्चंस लगा रहा था यूथ के, तो मैं नोट भी कर रहा था। आखिरी दिन मैंने आके उसे वापस से खोला भी था, तो दो तीन क्वेश्चन जो आखिरी में नोटेड थे वो आए थे एग्जाम में, लेकिन मैं उसे लगा नहीं पाया था क्योंकि शायद उस क्वेश्चन पे फोकस गया नहीं होगा वापस में। तो यहाँ पे है कि हम लोग बहुत ज्यादा फ्लो कर जाते हैं कि अच्छा उन्होंने ऐसा किया, अब मैं वही स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगा। तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन बेसिक ये होता है कि सबके पास अपना नोट्स है, सबके पास अपना एक शॉर्ट नोट है, और सबके पास अपनी एक कुछ क्वेश्चंस लगाने की बुक है। अब हम लोग क्वेश्चन ऐसे लगाना चाहते हैं कि वो रिपीट ही कर जाएं, मे बी वो रिपीट कर जाएं। लेकिन एक पहले ही चूज कर लेना चाहिए कि हम ईएससी लगा लेंगे, गेट लगा लेंगे, यूथ या हम गुप्ता गुप्ता ले सकते हैं, या कोई भी एक किताब ईएससी और गेट के अलावा। अगर हमने इतना कर लिया है और उसको रिपीट किया है और अपने चीजों को बार बार रिवाइज किया है, जो भी हमारे पास शॉर्ट नोट्स हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता सिलेक्शन को कोई रोक सकता है। प्लस एक तो बुक्स की प्रॉब्लम आती है, दूसरी ये प्रॉब्लम आती है कि मैंने भी देखा था और दोस्तों ने भी पूछा था कि कितने बजे उठें, कितनी देर पढ़ें, कितनी देर सोएं। तो ये सब उतना मैटर नहीं करता। अब आपको नींद लगी है तो आप सोएंगे ही।
अब ऐसा तो है नहीं कि नींद लगी है और मुझे ये 2 कंप्लीट करना है तो मैं जग के कंप्लीट ही कर लूंगा। अब वो कंप्लीट करने में कहीं यूट्यूब उठ जाता है, उसके बाद वो गाने ही चलते रहते हैं 1-2 घंटा, तो आपने ना उसको यूटिलाइज किया ना आप सोए, वो फिर वो पूरा वेस्ट हो गया। फिर आपको लगेगा कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, उसके चक्कर में 2-3 दिन वेस्ट होगा फिर वो पूरा महीना चला जाता है। तो 2-3 चीजें हैं जैसे मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको मतलब एक डायरी है, उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि जैसे एक विचार आता है, फिर विचारों का समूह बनता है, फिर हम उसमें अपनी सोच ऐड करते हैं और उसके बाद उसी को मन कहते हैं। फिर हमारा मन कहता है कि खा लें, बाहर चले जाएँ, दोस्तों से बात कर लें, यूट्यूब चला लें। तो अगर हम अपना उसमें सोच ना ऐड करें, तो ये थोड़ा मुश्किल है। हम उसमें सोच ऐड कर ही देंगे। हमारे सामने कुछ चाउमीन, बर्गर रखा है तो अब हम रोक नहीं सकते खुद को, हम खाएँगे ही। तो इससे बढ़िया है कि विचारों का समूह ना बनने दिया जाए, विचारों को वहीं पे रोक दिया जाए। और उसका मात्र एक तरीका जो मैंने सोचा था करने को और किया भी, क्या मैंने एक डायरी मेंटेन की थी कि अगर मान लीजिए मैं जैसे कन्फ्यूज़ था कि मैं एमपीएई के 70 पोस्ट आए थे और थोड़ा अदर स्टेट का मैटर हो रहा था। तो मैं फॉर्म भरूँ कि उतना एफर्ट डालूँ भी कि ना डालूँ? तो अब वो जब भी मैं पढ़ने बैठूँ तो मेरे दिमाग में आ जाए। तो मैंने क्या किया, बस जैसे 10th अप्रैल है आज, तो मैंने 20 को वहाँ पे एक 3 से 4 वाले कॉलम में लिख दिया कि मैं इतने बजे एमपीए के बारे में सोचूँगा भरना है कि नहीं। तो वो उसी वक़्त विचार चले जाते थे। फिर जैसे कि मुझे आज शाम को यहाँ जाना है, मुझे कल वो करना है। तो कभी-कभी क्या होता है हम लोग पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि अभी हमें वो करना है तो हम अरे आज का दिन तो उसी में गया जैसे। तो अगर हम उस विचार को वहाँ से उठा के अपने डायरी पे इस पॉइंट पे लिख दें कि ठीक है मुझे इतने बजे ये वाले काम करने हैं, तो फिर हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं। अगर हम उसे मार्क कर दें वहाँ पे, तो मैंने मतलब अपने दिमाग में जो विचार चल रहा था, उसको अपने डायरी में लिख दिया। हाँ, वो डायरी आप रोज़ देखते रहें और नोट करना बहुत ज़रूरी है कि आप करना क्या चाहते हैं। जब तक आप नोट नहीं करेंगे, तब तक आप उसे टारगेट नहीं कर पाएँगे कि हमें ये करना भी है कि नहीं। दिमाग में वो चलता रहेगा, सब मिक्स होता रहेगा। तो आप अपने पर डे को इवैल्यूएट करिए कि मुझे ये करना है, इतना कंप्लीट हुआ है, ऐसे फॉरवर्ड करूँगा। आप उसमें इन्वॉल्व रहिए प्रोसेस में। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे मुझे ये हैबिट चेंज करनी है, वो हैबिट चेंज करनी है और करना उनको सब कुछ पढ़ाई के लिए ही है। तो मैंने भी लाख कोशिश की थी कि मुझे जैसे खाना बहुत पसंद है। तो मैं लाख हैबिट के लिए कि नहीं शाम को बाहर नहीं जाऊँगा, नहीं खाऊँगा, ये वो सब नहीं चेंज होगी। लेकिन अगर आप जो काम करना चाहते हैं उस पे फ़ोकस करेंगे, जैसे अगर आपको पढ़ाई करनी है, तो आप अगर पढ़ाई पे फ़ोकस करेंगे, तो वो हैबिट अपने आप चली जाएँगी अगर आपका उसमें विद टाइम इंटरेस्ट आ गया। और वो आना ही है क्योंकि एक दिन ऐसा पक्का आएगा कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, भले ही आपकी कोई जॉब नहीं निकल रही हो, आप एकदम डिमोटिवेट हो गए हों, आप सारे एग्ज़ाम छोड़ के गवर्नमेंट जॉब जैसा आपने कहा कि चले जाना चाहते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम आएगा कि आपको पता चल जाएगा कि अगर ये नहीं निकाला, तो बस अब नहीं होगा। तो बस और वही वो टाइम होगा कि आपका वो एग्ज़ाम निकलेगा और जैसा लोग बोलते हैं कि एक बार एक एग्ज़ाम निकल गया, तो फिर वो निकलते जाएँगे सेवरल एग्ज़ाम क्योंकि आपने वो हाइट अचीव कर ली है कि आप उसे सरपास कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो मतलब अगर हम ओवरऑल अगर ये सोच के अगर ऑप्शंस लेके चलेंगे तो नहीं होगा। अगर डेफिनेटली आप ये सोच के चलोगे कि इसके बाद अब कोई ऑप्शन नहीं है, यही आप लोगों का फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन है, तो डेफिनेटली उसमें जो स्ट्रेंथ हम लोगों को नजर आएगी, उसमें जो हमारा रिजल्ट होगा, उसमें जो तैयारी का लेवल होगा, कुछ एक अलग ही एक्सट्रीम लेवल पे होगा। ठीक है, तो जैसे कि आपने कहा, देखो सुधांशु से हमें एक और चीज बहुत अच्छी यहाँ पे देखने को मिल रही है कि आप लोगों ने भी ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप लोग अपनी पढ़ाई करें, मैं स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूंगी कि जब आप तैयारी करते हो तो आपने ये नहीं सोचना है कि बहुत सारी बुक्स को हम लोग यूज करें, बहुत सारे स्टडी मटेरियल को फॉलो करें। इससे अच्छा है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल को फॉलो करो और उसको बार बार रिवाइज करो, क्योंकि रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 10 जगह से 10 चीजें पढ़ रहे हो और उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो तो वो जीरो ही हो जाएगी कुछ टाइम बाद। तो इसीलिए मेरा आप लोगों से कहना है कि कन्फाइंड स्टडी मटेरियल को करो, अच्छे स्टडी मटेरियल से पढ़ाई करो और उसे रिवीजन पे बहुत ज्यादा आप लोगों ने रखना है। और एक और चीज सुधांशु ने बहुत अच्छी बोली कि किसी चीज के लिए अगर हम सोचते हैं कि हमें ये करना है तो हम उसे दिन भर सोचते ही रहते हैं। तो आप ऐसा करिए, जो भी ये एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको आप थोड़ा साइड रखिए और जो पढ़ाई हम लोगों ने करनी है बेसिकली, और हमें जिस एग्जाम को टारगेट करना है उसको बहुत अच्छे से आपने फोकस करना है, तो डेफिनेटली सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। तो सुधांशु ने काफी कुछ आप लोगों को बता दिया है। अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि जनरली एस्पिरेंट्स बोलते हैं, एक टाइम के बाद बोलते हैं कि मेरा तो लक अच्छा नहीं रहा। तो आप लक और हार्डवर्क को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? लोग कहते हैं जैसे कि मेरी तो किस्मत ही खराब थी,
तो जैसे ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या बोलना चाहोगे कि उन्हें आप कैसे प्रेरित करोगे कि हार्ड वर्क करे, किस्मत तो फिर साथ देगी ही देगी? बताइए। मैम यही था कि एक टाइम में भी था कि कुछ भी हो जाता है, जैसे कोई भी दंगा हो जाता है या कुछ भी समाज में होता रहता है, तो हम लोग भी समाज का पार्ट ही हैं। तो और सबकी अपनी रिलीजन है, सब कुछ है, तो वो भी दिमाग में चलने लगता है। अब आपका एक जगह है कि प्रिपरेशन करें कि उसमें इन्वॉल्व रहें। तो ये भी एक है पार्ट कि आप सोच क्या रहे हैं, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरा कैसे होगा, लक मेरा वो नहीं है या मेरा दिमाग उतना नहीं चल रहा है। लेकिन एक जो दिमाग नहीं चल रहा है इस वाले पॉइंट पे, तो मैं उन लोग को बहुत लकी मानता हूँ जिनका दिमाग थोड़ा कम चलता है, क्योंकि मैंने उनको सक्सेस होते हुए ज्यादा देखा है। भले 1-2 साल लगेंगे, वैसे भी कोई भी एग्जाम आता है तो 1-2 साल खींच ही जाता है। तो जो लोग थोड़ा सा कम सोचते हैं, थोड़ा स्पीड उनकी स्लो है, वो हार्ड वर्क बहुत करते हैं। वो बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और जिनका थोड़ा सा स्पीड फास्ट रहता है, वो हार्ड वर्क बिल्कुल नहीं कर पाते। उनको लगता है कि अरे मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, और वो फिर शिफ्ट होता रहता है और आखिरी तक नहीं हो पाता है। तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है। और दूसरी चीज़ है जो आपने पूछी कि हम लोग लकी लकी वाला जो वर्ड है, तो अब उसे लक भगवान एंड पे हार्ड छोड़ वर्क। दें। जो ऑलमाइटी ओमनीप्रेजेंट हैं, तो आपको उन पे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए कुछ नहीं कह सकते। मैं आखिरी दिन पढ़ के गया तो 10 क्वेश्चन आ गए, तो आप मुझे लकी कह सकते हैं। अब मैंने आप रिस्क लेंगे तो ही आपका लक बनेगा। अब मैं आखिरी के महीने में अगर ये सोचता कि नहीं मैं उसे ही रिवाइज़ करूँगा, तो फिर ये नहीं हो सकता। और जहाँ तक लक आपको मेंटेन करना है, तो जैसे मैंने बोला कि जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे मम्मी और पापा हैं, तो मैं उनके साथ ही हमेशा एंगेज रहता था। मुझे और ज़्यादा कोई मतलब नहीं था। तो मुझे कुछ भी समस्या हो रही है, मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, तो वो पापा के पास चला जाता था कि उन अपना डिमोटिवेशन उनको दे देता था और उनका मोटिवेशन मैं रख लेता था। तो लक में ये सब होता है कि आप चीज़ों को कैसे हैंडल कर रहे हैं, वो भी एक पार्ट ही है कि अगर आपसे कुछ गड़बड़ हो गई है, तो अब आप उसे भाग्य पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक खराब हैंडलिंग है बस, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आपका मतलब फिर आप सब कुछ लक पे ही कहिए कि कुछ निकल गया तो भी आप लक पे कहिए, कुछ अच्छा हो गया तो भी लक पे कहिए, लेकिन नहीं, वो आपकी हार्ड वर्क है। और जब कुछ खराब हुआ तो आपका भाग्य है। तो या तो आप अगर सब लक पे डाल देंगे, तो आप समझ जाएँगे कि आप कितने लकी हैं, कि आपको इतने अच्छे पेरेंट्स मिले, आपको जो भी एटमॉस्फियर मिल रहा है, आपको सब कुछ फिर आपका लक पे होगा, अगर आप लक पे इतना भरोसा करते हैं। और अगर आप हार्ड वर्क पे करते हैं, तो आपको जो भी मिला है, फिर आप हार्ड वर्क से उसे चेंज करिए। तो इसमें लक का मैटर नहीं आता। बाकी एक लक का टेस्ट तो रहता ही है, जैसा कि सब लोग बोलते हैं कि 80% हार्ड वर्क, 20% लक। लेकिन आप किसी भी एग्ज़ाम पे जब जाएँगे, जैसे ये पेपर भी ऑलमोस्ट 850 का था, और मुझे लगता है कोई 550 पाया होगा तो उसका सिलेक्शन हो गया होगा। तो ये भी जब आप रेशियो निकालेंगे, तो 80% तो नहीं आ रहा है। तो मतलब आप जब हार्ड वर्क करेंगे, जो कि आपके हार्ड वर्क का सेक्शन है 80%, तो भी आप उसे क्रॉस कर जाएँगे। आपको उस 20% रिज़र्व लक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको ऐसा तो है नहीं कि उसकी 0 मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा होगा। तो ये सब सोच है, फिर वही बात है कि आप अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, आपकी जो प्रिपरेशन नहीं हुई है, आप जान रहे हैं वजह क्या है। क्योंकि मैं भी जब भी कोई एग्ज़ाम देता तो मुझे पता था कि किन वजहों से मेरा नहीं हुआ है, क्या क्या उसमें गलतियाँ हो रही हैं, सबको पता रहता है। तो आप अगर उसे दूसरे पे डालते रहेंगे, एक्सक्यूज़ करते रहेंगे, तो फिर मुश्किल है कि फिर आप उससे बाहर निकल पाएँ। और अगर आप अपने पेरेंट्स से इस पे बात करेंगे कि मैं उतना लकी नहीं हूँ, और कोई कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये सच बात नहीं है, तो वो सीधा-सीधा आंसर दे देंगे। सही बात है। इसीलिए ये कहीं और बिल्कुल। करते हैं। बिल्कुल। और देखो ऐसा भी तो देखने को मिला है कि अगर हम मेहनत इतनी शिद्दत से करते हैं तो किस्मत भी हमारा साथ देने लगती है। अब मेहनत ही नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली लक कहाँ से साथ देगा? यहाँ पे तो देखो अब मैं ये ऐसा चीज जरूर। नहीं हो सकता। मैं खुद था कि जैसे मेरी फर्दर प्रिपरेशन यूपीएससी सीएससी के बारे में है, और मैंने जब सिलेबस देखा और मैंने वीडियोस 1-2 देखे, तो मुझे बहुत टफ लग गया। तो फिर कहीं न कहीं दिमाग में आया, जैसे यूपीएई का भी अगर आप सिलेबस लेके बैठ जाएँ, आप कुछ वीडियोस देखें, आप देखें कि लोग 2013 से बैठे हुए हैं, 2015 से हैं, तो उनको तो बहुत नॉलेज है आपसे। तो आपका तो कहीं पे ग्राउंड ही नहीं बनता है, ना लक के बेसिस पे, ना हार्ड वर्क के बेसिस पे। लेकिन वो जो लास्ट पॉइंट पे जो मेहनत होती है, वो जो 3 महीने की मेहनत होती है, वही इम्पोर्टेंट होती है। उसी पे अगर फ़ोकस करें, तो फिर कोई ही सिलेक्शन रोक पाए, क्योंकि चाहे जिसका जितना भी स्ट्रॉन्ग हो, चाहे वो जब से प्रिपेयर कर रहा हो, अगर वो आखिरी मोमेंट पे प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, आपने 100% नहीं दिया है, भले आप उसे रिवाइज़ कर रहे हो या जो भी कर रहे हो।
अगर आपने नहीं किया है तो सिलेक्शन मुश्किल है। हाँ, थोड़ा थोड़ा लगेगा कि ये तुक्का लग गया, अब उसे लोग लक बोल देते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आपको उसका एग्जैक्ट आंसर पता होगा, और अगर नहीं है तो आपने तुक्का लगाया है, अब वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, और हम सब लोग लगाते हैं। अब जैसे मैंने, आपने बोला था कि कितने पेपर्स में कितने मार्क्स, तो मैंने 100 वाले में 95 और 90 ऐसे क्वेश्चन करके आए थे। तो उसमें ऐसा तो नहीं था कि सारे क्वेश्चन आते थे। अब टिक लगाए थे, अब 10 सही हुए, 8 गलत हो गए। तो अब हम इसे कहाँ से अपने ऊपर लक या अनलक बोल सकते हैं? सही बात है। तो देखो, मतलब ओवरऑल यहाँ से सारे एस्पिरेंट्स को ये बात भी समझनी चाहिए कि जब हमारा एग्जाम होने वाला होता है, उससे पहले का 3 महीने का टाइम या लास्ट 1 महीने का टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिसने अगर उस 1 मंथ को बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ अपनी चीजें रिवाइज कर ली, चाहे फॉर्मूला रिवीजन हो, चाहे कंसेप्ट रिवीजन हो, चाहे क्वेश्चंस रिवीजन हो, वो बहुत ज्यादा आपका क्रुशियल रोल प्ले कर जाता है पूरे, अगर हम देखें तो। चाहे देखो किसी को कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो, क्योंकि वो एग्जाम का पैटर्न ही ऐसा है। एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, अगर उसकी प्रैक्टिस आप अगर लास्ट 3 मंथ से कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर ले जाओगे। बस वही है कि टारगेट आपका बिल्कुल सेट होना चाहिए और फोकस्ड आप होने चाहिए उस एग्जाम के प्रति। चलिए, तो अब देखिए लास्ट क्वेश्चन मेरा सुधांशु से है कि सुधांशु, कभी आपका टफ टाइम आया होगा तो आप एस्पिरेंट्स को बेसिकली, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स लाइफ में जब रहते हैं, जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट रहते हैं, तो बस आप एक उनको एक 2 लाइन पे एक ऐसी ही चीजें आप उन्हें बता दो कि जिससे कि उनको लगे कि भाई जब सुधांशु इतनी अच्छी रैंक लेके आ सकता है तो हम क्यों नहीं लेके आ सकते हैं, इस तरीके से। मैम, वो मुझसे बेटर रैंक ला सकते हैं, ये मेरा मानना है। बिल्कुल। क्योंकि लेक्चरर के, जैसे मैंने बताया था, 20 दिन पहले 1 दिसंबर के आसपास एसआई का भी पेपर था। तो वो भी मैंने दिया था, जबकि उसका तो कोई मतलब मैच ही नहीं करता सिविल इंजीनियरिंग से। वो एक सेपरेट एग्जाम, बस उसमें 10,000 सीट थी तो मैं देने चला गया था। तो ये टफ सिचुएशंस तो आएंगी ही, नो डाउट। अगर आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी है तो भी वो आखिरी का 1 महीना आपको टफ लगेगा। और इतना टफ लगेगा कि आप लोगों के पास फोन करेंगे। मैंने भी अपने दोस्तों के पास फोन किया था, तो कुछ ने बोला कि अरे तुम बस परेशान हो रहे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ने बोला कि अरे ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग, और पेपर्स आएंगे तो तुम अच्छे से दो और देखना अच्छा ही होगा। तो मतलब टफ टाइम आएंगे। अब आप चाहे किसी से पूछ लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, वो आपको सांत्वना दे सकता है, वो सिंपैथी दिखा सकता है कि चलो ठीक है, अच्छा। लेकिन कुल मिला के आपको ही बैठना पड़ेगा, आपको ही किताब पलटनी पड़ेगी, आपको ही नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे। अगर आपने पढ़ाई की, भले ही आप किसी भी तरीके से करिए, आप कुछ भी नोट्स पढ़िए, अगर आप टच में हैं आखिर के 1 महीना लगातार, तो आपका निकलेगा। अगर आप नहीं हैं तो आपका नहीं निकलेगा। फिर आप उसे लक कहें, फिर आप उसे कहें कि टफ टाइम चल रहा है या कुछ भी चल रहा है। तो ये सिनेरियो वैसे सबके साथ आता है। हर एग्जाम के 1 महीने पहले वो डर लगती है कि बहुत मुश्किल हो रहा है, और नहीं हो रहा है और टाइम पास हुए जा रहा है, तो ये भी एक दिक्कत रहती है। लेकिन सबको पता है कि आपको थोड़ा और फोकस बढ़ाने की जरूरत है। तो अगर आपने वो कर लिया तो आप इससे बेटर रैंक ला पाएंगे, क्योंकि मैंने आखिरी के 3 महीने पे इतना एक्सेलरेट किया था। अगर आप उससे थोड़ा और पहले करेंगे तो फार बेटर ले आएंगे। बिल्कुल। तो देखिए, आज के सेशन से सभी एस्पिरेंट्स को काफी कुछ देखने को मिला होगा कि किस तरीके से आपने तैयारी करनी है, किस तरीके से आपने बुक्स को फॉलो करना है। और डिमोटिवेट तो देखो हो ही नहीं, आपने बस ये समझना है, अपने हार्डवर्क पे भरोसा रखो। मेहनत आपने इतनी खामोशी से करनी है कि ऑब्वियसली कामयाबी तो शोर मचाएगी मचाएगी। ठीक है, लेकिन बस पूरी तरीके से फोकस्ड आप लोग रहे। तो बाकी सारी चीजें हम लोगों ने जो सुधांशु से जानी। हाँ जी। थोड़ा सा डीमोटिवेशन का पॉइंट है उसमें, मैंने पूरे अपने जर्नी के थ्रू यही जाना, बचपन से लेके अभी तक, कि डीमोटिवेशन मोटिवेशन जैसा कुछ होता ही नहीं है। आप अगर डीमोटिवेट हैं तो आप 3 दिन तक रहेंगे। डीमोटिवेट मतलब कोई दुख आ गया है आपके जीवन में, और मोटिवेट मतलब कोई खुशी आ गई है। तो हम लोग खुश भी रहते हैं तो 3 दिन से ज्यादा नहीं, फिर वजह बदल जाती है। और दुखी भी रहते हैं तो वो भी 3 दिन से, कि जैसे जब मैं एमपीए नहीं दे पाया, अरे मैंने एमपीए मिस कर दिया, ये वो ये। कितने दिन चलेगा? अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसे 3 दिन में खत्म कर दें, आप उसे 5 मिनट में खत्म कर दें, आप उसे 1 महीने में खत्म कर दें, आपको खत्म करना ही पड़ेगा। और डिमोटिवेट यही है कि आप उसे कितनी देर तक उसको ले जा रहे हैं। मैंने एक वीडियो भी देखी थी कि अगर एक ग्लास ऑफ वाटर है, अगर आप उसे 1 मिनट अपने हाथ 5 सेकंड पकड़ते हैं तो कुछ नहीं, थोड़ा सा वेट लगेगा। 1 मिनट पकड़ेंगे थोड़ा भारी, अगर आप 3 घंटे पकड़ेंगे तो आपका वर्क करना बंद कर जाएगा हाथ।
और अगर आप एक दिन पकड़े रहेंगे तो पैरालाइज हो जाएंगे। यही सिंपल चीज होती है सोच के साथ, कि हम लोग अगर तुरंत लेके छोड़ दिए हैं तो आप आगे बढ़िए, आप अपना काम करिए, आपका डिमोटिवेशन खत्म हो गया, आपने सोच छोड़ी, आपका डिमोटिवेशन खत्म। अब आप उसी में रहना चाहते हैं कि आप सच में आगे जो आपको वो जॉब चाहिए, वो आपको चाहिए, उसके लिए मेहनत करना चाहते हैं, ये सिर्फ आपके ही हाथ में है। तो अगर आपको चाहिए तो आप पढ़िए और सिलेक्शन होगा। नहीं तो हम लोग जानते हैं हम लोग क्या करते हैं कि किसी चीज को सोच रहे हैं या कोई विशफुल थिंकिंग कर रहे हैं कि एग्जाम निकलने के बाद ऐसा हो जाएगा, मजे करेंगे। हम लोग का फोकस वहां ज्यादा रहता है। अब जब फोकस है ही नहीं एग्जाम पे, तो एग्जाम कहाँ से निकलेगा? और ये हम सब लोग जानते हैं कि फोकस नहीं रहता एग्जाम पे, नहीं तो एग्जाम निकल जाएगा। क्योंकि जो रियल एस्पिरेंट होते हैं, और इनफैक्ट मैं आखिरी टाइम तक भी नहीं कहूंगा कि मेरा फोकस हो पाया था, तब भी एग्जाम निकल गया, क्योंकि मुश्किल से ही एक दो ऐसे होंगे जो कंप्लीट फोकस करके करेंगे। और अगर आप कर रहे हैं तो आपकी फर्स्ट ही रैंक आएगी फिर। बिल्कुल। तो देखो, आप लोगों को ये भी मोटिवेशन देखने को मिलता है भाई कि डिमोटिवेशन कुछ नहीं होता है। आपने अपने आप को जिस तरीके से रखना है वही है, ठीक है। अगर आप को पता है कि आगे अगर नेक्स्ट चीज आपने टारगेट करनी है, ये चीज चलो एक एग्जाम नहीं भी निकला तो सेकंड एग्जाम के लिए आप और अच्छे से मेहनत करो, उन पॉइंट्स पे फोकस करो जहां पर आप वीक हो, जहां पे आपको लगता है कि इसकी वजह से नहीं हुआ। क्योंकि देखो, वजह तो हर किसी को पता होती है कि कहाँ पर हम लोग मिस्टेक्स कर रहे हैं और कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो देखिए, इस तरीके से आप लोगों के लिए टॉपर स्टॉक के सेशन हम लोग लाते रहेंगे। तो होप सो कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो कहीं ना कहीं देखो, काफी स्टूडेंट्स देखते हैं टॉपर स्टॉक की वीडियो से, कहीं ना कहीं जानते हैं कि किस तरीके की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, और उसी स्ट्रैटेजी को आज सुधांशु ने हमारे साथ शेयर किया है। तो सबसे पहले तो हम सुधांशु को थैंक यू कहेंगे कि उन्होंने टाइम निकाला और आप लोगों को अपनी पूरी जर्नी बताई। तो थैंक यू सो मच सुधांशु। तो इसी तरीके थैंक यू से मैम। आप लोग हाँ, इसी तरीके से देखो, जितने भी स्टूडेंट, जितने भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपने एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे से मेहनत करो, जिससे कि नेक्स्ट टॉपर स्टॉक में आप लोगों के साथ टॉपर स्टॉक की एक वीडियो बनाई जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.